दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के स्टार प्रचारक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता चरम पर है। बावजूद इसके उन्हें राज्य दर राज्य जाकर अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना या फिर नींव रखना इसकी जरूरत पड़ रही है। कल वो दक्षिण भारत में थे तो आज वो जम्मू कश्मीर में थे। इस दौर में कभी बंगाल में नजर आए, कभी बिहार में नजर आए और कल वो असम में भी नजर आएंगे। यानी अगले कई दिनों तक राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री मोदी घूमते रहेंगे और इस दौर में अलग अलग योजनाओं का जिक्र वह करते चलेंगे। 2019 के चुनाव से ऐन पहले इतने प्रचार की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पड़ी थी कि अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव के नोटिफिकेशन से महज 10 दिन पहले ही जितनी बड़ी तादाद में वो यात्रा कर रहे हैं, इतनी यात्रा तो उन्होंने 2019 में की नहीं थी। लेकिन 2019 की तुलना में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो चरम पर है और इस दौर में पूरी की पूरी उपलब्धियों की एक फेरिस्त है। जिन उपलब्धियों के आश्रय प्रधानमंत्री इस देश के लाभार्थियों का जिक्र करते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री को किस बात का डर है? और इस दौर में प्रधानमंत्री राज्य दर राज्य अगर घूम रहे हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में वह निर्देश दे चुके हैं कि वहां के मुख्यमंत्रियों को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की योजनाओं का जिक्र करना पड़ेगा और उन तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री का जिक्र होना ही चाहिए। तो वो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, वह लगातार अब अपने अपने राज्यों की योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करने से चूक नहीं रहे हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई? यह जिक्र 2019 में तो नहीं था। इतना ही नहीं, राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो गठबंधन के नए साथी मिल जाते हैं। तो नए साथियों की क्यों जरूरत है? क्या इस दौर में एक रिकॉर्ड बनाना है जीत का, इसीलिए गठबंधन की जरूरत है या वजह कुछ और है? क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की पूरी लोकप्रियता और उसका जो पूरा पैमाना है वो खुद सरकार ने खड़ा किया? बीजेपी के प्रचार सेल के जरिए उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि इस दौर में बाकी बातें छोटी हो जाए, जहां पर यह डर चंद महीनों पहले था कि क्या वाकई 200 तक में बीजेपी अटक तो नहीं जाएगी, यानी उसके आगे बढ़ पाना मुश्किल तो नहीं होगा। और उस फेरिस्त में तकरीबन 1 दर्जन राज्यों का जिक्र भी था। लेकिन इस दौर में अलग अलग जगहों पर गठबंधन के साथी और जो गठबंधन नहीं है उनके साथ भी अपना साथ लेकर आना, यानी तुम हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे और मैं अपनी दिल्ली अब किसी को नहीं दूंगी। कुछ इस अंदाज में इस दौर में चुनाव प्रचार भी हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता उसी शिखर पर नाच रही है जहां पर जीत का कौन सा रिकॉर्ड बनेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आइए आज उन पन्नों को खोला जाए कि वो कौन से 12 राज्य थे जिसका आकलन बता रहा था कि बीजेपी की सांसें अटक गई और अटकी हुई सांसों के आश्रय उसने तय किया कि 6 महीने के भीतर इस देश के अलग अलग राज्यों में या तो सरकारें तोड़ी जाएंगी या गठबंधन के साथियों को तोड़ा जाएगा या वहां की राज्य सरकारों के साथ नया समझौता किया जाएगा और बकायदा उन्हें यह मैसेज दिया जाएगा कि आपके मुख्यमंत्री रहने पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अभी मौका बहुत संवेदनशील है, तो आपको हर हाल में हमें प्रधानमंत्री बनाए रखने की दिशा में सारे समझौते करने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को लेकर एक ऐसे डर का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? तो आपके जहन में एक सवाल और आएगा, जेडीएस के साथ समझौता होना, चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौता होना, इस दौर में नवीन पटनायक के साथ समझौता की दिशा में बढ़ जाना, इसी दौर में नीतीश कुमार को अपने साथ लेने की हड़बड़ाहट दिखाना, इसी दौर में सहयोगी राजनीतिक दलों को चेताना बताना कि देखो प्रधानमंत्री के तो दावेदार हम एकमात्र हैं, लेकिन तुम्हारी कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एकनाथ शिंदे को भी 8 से 9 सीट के भीतर मना लिया जाएगा और कहा जाएगा तुम सीएम बने रहोगे। नीतीश कुमार के साथ भी यही, चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ इसी तरीके से कोई ना कोई उम्मीद जगाई गई। देवेगौड़ा के साथ भी लेकर यही परिस्थिति हुई। राज्य दर राज्य जो राज्य हैं जिनको लेकर
जो बीजेपी के अपने सर्वे कहिए, जो उनकी अपनी जमीनी खबर कहिए, या जो उनके पास इनपुट आया, उन राज्यों को परखने के लिए हमें लगता है 1 दर्जन राज्यों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां की स्थिति में पहुंचने से पहले उन राज्यों के नाम सुन लीजिए। बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, असम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। इन जगहों की 247 सीटें हैं। इन 247 सीटों में से बीजेपी के पास 161 सांसद यहां से चुनकर आए और सहयोगी दल यानी जो एनडीए के साथी थे वह 41 सांसद चुनकर आए, यानी दोनों मिला दीजिएगा तो 202 सांसद। अब 247 में से 202 सांसद इन्हीं राज्यों की फहरिस्त में आते हैं। तो एक एक राज्यों की परिस्थिति को आज आपके सामने खोला जाए और यह मुश्किल बीजेपी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के सामने क्यों आकर खड़ी है कि 2024 उनके लिए आसान नहीं है, उससे पहले अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी सफलता दिखाने बताते हुए अब बाहर निकल पड़े हैं, उसकी एक झलक देख लीजिए। 3 सालों में किसानों को मिलने वाली सारी बिजली महाराष्ट्र में हम सोलर पर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इससे प्रदूषण भी बचेगा, बड़े पैमाने पर पैसे की बचत होगी, क्रॉस सब्सिडी की बचत होगी। इसका जो भार हमारे उद्योग के ऊपर आता था उसको भी हम रैशनलाइज कर पाएंगे। हमारे बजट में से जो सब्सिडी देनी पड़ती थी वो भी नीचे जाएगी और सबसे बड़ी बात, प्रदूषण हम बड़े पैमाने पर कम कर पाएंगे। तो एक ऐतिहासिक इस प्रकार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने आज लिया है। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार, उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से द्रोण नगरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहां लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं के पूरा होने से देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ये विकास के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो, सभी अपनी बातों को इस तरीके से कहते हुए अगले 10 दिनों तक आपको लगातार नजर आएंगे। नजर आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जिस राजनीतिक जमीन पर खड़ी है वो इतनी पुख्ता नहीं है कि उसके आश्रय 400 पार का नारा अगर लग रहा है तो फिर वह सफल ही हो जाएंगे। दरअसल परिस्थिति को समझने के लिए जो पूरी की पूरी रिपोर्ट बीजेपी के पास रही उसको भी परखने की जरूरत है। अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहते, यानी तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी अगर काम कर रही होती, तो बीजेपी ने जो 17 सीटें जीती है उसका एनालिसिस बहुत साफ था कि वो 9 सीटों पर आ जाएंगे। महाराष्ट्र के भीतर अगर शिवसेना और एनसीपी नहीं टूटी होती तो जो 23 सीटें उन्हें मिली थी बीजेपी को अपने बूते, उससे हटकर उन्हें कोई दूसरी सीट मिलती नहीं और 23 भी घटकर 15 से 17 सीटों के बीच आ जाती। जो कर्नाटक की स्थिति है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो 25 सीटें पिछली बार उन्हें मिल गई थी वो आधी हो जाती, यानी 12 सीटों पर आ जाती। जो राजस्थान की स्थिति है, पिछली बार 24 सीट अपने बूते और एक सहयोगी के बूते, यानी 25 की 25 सीट, वहां पर भी 8 से 9 सीटों का नुकसान तय, और यह तय अभी भी है। और राजनीतिक तौर पर यह मुश्किल है कि दरअसल इन सब की भरपाई कहां से करेंगे। और शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में चाहे 28 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वहां पर भी इस बार आंकड़ा 19 के पार जा नहीं पा रहा है। तो राजनीतिक तौर पर मुश्किल और अड़चनें हर राज्य में अगर कम सीट होती चली जा रही है, तो ऐसे में तेलंगाना में तो सिर्फ 4 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस के जीतने के बाद और वहां पर बीआरएस के साथ राजनीतिक अंदरूनी समझौतों का जिक्र जो
तेलंगाना के राजनीतिक गलियारों में खुलकर होता है, उसके मातहत माना गया कि वो 4 सीटें भी घटकर 2 पर आ जाएंगी। और यही स्थिति कमोवेश असम के भीतर की है। कल प्रधानमंत्री असम जाने वाले हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी उससे पहले बता रहे हैं, यहां तक कि कोई दूसरा काम नहीं बच पा रहा है उपलब्धियों का, तो 113 घरों का उद्घाटन कर दें प्रधानमंत्री, इस दिशा में इसको एक आइडियल स्टेप बताया जा रहा है। और इसका जिक्र हेमंत बिस्वा खुद कर रहे हैं कि देखिए कल प्रधानमंत्री आएंगे। उसके बाद अगर उड़ीसा के भीतर नवीन पटनायक के साथ समझौता बताने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां तो वो अपने बूते पिछली बार 12 सीट जीते थे और बीजेपी 8 सीट जीती थी, लेकिन समझौते की दिशा में बहुत साफ है कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए, हम प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, आपको कोई आंच नहीं आएगी और आप हमें जीतने दीजिए। तो पहली बार नवीन पटनायक जो 12 सीट जीते थे उससे कम सीटों पर लोकसभा में समझौता हो और विधानसभा के भीतर उन्हें तकरीबन 200 सीट दे दी जाए कि आप 200 सीटों पर लड़िए। यह कौन सी स्थिति और राजनीतिक तौर पर किन परिस्थितियों के आश्रय चला जा रहा है, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी हालत में पीएम बने रहना है। छत्तीसगढ़ में भी 9 का आंकड़ा पिछली बार था, वो इस बार 6 पर टिक सकता है, यानी 3 सीटें वहां भी झटका लगेगी। हरियाणा में 2 सीटों का झटका तय माना जा रहा है, पिछली बार 10 की 10 जीत गई थी। हिमाचल प्रदेश में सरकार को डिस्टर्ब करने की जरूरत क्यों पड़ी, 4 की 4 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अगर इसे डिगाया नहीं जाता तो ये 4 सीट एक झटके में गायब हो जाती, क्योंकि हिमाचल का समाज आपस में इंटैक्ट है, सटा हुआ है। तो जरा कल्पना कीजिए कि इन तमाम राज्यों की 247 सीटों में से जो 202 सीट बीजेपी और उनके सहयोगी जीते थे, अगर ये तोड़फोड़ नहीं होती तो 103 सीटों के आंकड़े से आगे बीजेपी बढ़ नहीं पा रही थी सहयोगियों के साथ। इसीलिए राज्य दर राज्य नए समझौते, राज्य दर राज्य तोड़फोड़ की परिस्थिति और राज्य दर राज्य ऐसी परिस्थिति को आगे बढ़ाना कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हमें विपक्ष के नेताओं की जरूरत, उनके मुख्यमंत्रियों की जरूरत, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस दौर में बीजेपी का मतलब ही इंडिया है और बीजेपी इस देश के लिए काम करती है। अब इस मैसेज की दिशा में लगातार तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों के जरिए बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है यहां सुनना चाहिए एक क्षण के लिए, जब कल प्रधानमंत्री असम में होंगे तो उससे पहले किस तरीके से, किन उपलब्धियों और किस तरीके से, किन परिस्थितियों का जिक्र करने से वहां के मुख्यमंत्री घबरा नहीं रहे हैं। घर है, किस तरह का परिवेश है? 113 आवास निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। एक कॉलोनी का रूप दिया गया है और साथों साथ जल जीवन मिशन का स्कीम, आंगनबाड़ी केंद्र, थोड़ी ही दूर में हाई स्कूल, पक्का रास्ता, सारे कुछ व्यवस्था किया गया है। जो कॉलोनी बोलने से जो मन में आते हैं सारे कुछ यहाँ में है। असम में ये एक बहुत बड़ा पहला प्रयास था, आज ये प्रयास साकार हुआ है। मुश्किल यह नहीं है कि बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इस दौर में उपलब्धियों को बताने के लिए सामने आ चुके हैं। मुश्किल यह भी नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना दर योजना का ऐलान इस दौर में राज्य दर राज्य करते चले जा रहे हैं। मुश्किल तो यह है कि इस दौर में चुनाव पारदर्शी रहे, उसे सफल बनाने के लिए इस दौर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर संवैधानिक स्वायत्त संस्था के तौर पर जिसका कार्य हो, वह उन कार्यों को लगातार कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर चुनावी जीत पर मुहर लगाने के लिए उनका सहयोग भी इस दौर में लिया जा रहा है। तो फिर डर किस बात का है? जबकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो चरम पर है, तब कौन सी मुश्किल है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग जिन निर्देशों को देता है उसमें वह राहुल गांधी को सीधे तौर पर कहता है, अब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप ऐसे वैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारी टीम ने जब परखा तो आपको जानकर हैरत होगी कि बीजेपी के नेताओं द्वारा या प्रधानमंत्री के मुख से निकले हुए जो शब्द थे, जो राजनीतिक तौर पर उसी दायरे में आते जिस दायरे का जिक्र चुनाव आयोग कर रहा है, तो यह रेशियो 10:3 का है। यानी 3 शब्द राहुल गांधी ने कहे तो 10 शब्द दूसरी तरफ बीजेपी के मुख से निकले, लेकिन चिताया गया सिर्फ राहुल गांधी को।
यानी आने वाले वक्त में क्या यह स्थिति भी हो सकती है कि राहुल गांधी चुनाव ही ना लड़ पाएं और चुनाव आयोग को अगर लगने लगे कि यह मुद्दा अगर इसी तरीके से डाइवर्ट किया जा सकता है इस देश के भीतर में जो चुनावी मुद्दे अलग अलग, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे इस देश की आर्थिक परिस्थितियां हो, इन सब से हटा दिया जाए तो क्या यह मुद्दा भी आ जाएगा? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो चुनावी फंड का मामला गया और चुनावी फंड पर जब एसबीआई ने कहा हम 6 तारीख तक, जो कल तारीख बीत गई, उस 6 तारीख तक हम आपको नहीं बता पाएंगे कि किस किस कॉरपोरेट ने और किस किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, ये हम बता पाने की स्थिति में नहीं है। हमको चुनाव के बाद की स्थिति में ही दे पाएंगे, यानी 30 जून को बता पाएंगे। तो क्या यह कल्पना के परे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, एसबीआई उसे नहीं मान पा रही है। इससे पहले इसी तरीके से सेबी ने कहा था, तो सेबी को ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा देना पड़ा था कि हम आपको इतना वक्त नहीं देंगे, लेकिन वह सिर्फ एक हिडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी कांड का मामला था। इस दौर में तो चुनावी फंड का मामला है जिसके आसरे 2019 का चुनाव लड़ा गया। 2019 से लेकर 2024 के बीच जितने भी चुनाव हुए उसमें हजारों करोड़ रुपया जो खर्च हुआ वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे उसी तर्ज पर कोई दिशा निर्देश एसबीआई को नहीं दे सकता है? नहीं दे रहा है। तो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के दौर में जिनकी जीत अपने तौर पर तय मानी जा रही हो और राजनीतिक तौर पर यह मान लिया गया हो कि वह जीतेंगे, बावजूद इसके मुश्किल क्या है? स्थिति यह आ गई कि जो एडीआर थी, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो थी, जिन्होंने यह केस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरा, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर एक नोटिस देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के भीतर और कहना पड़ गया कि देखिए आप इस पर कार्रवाई तो कीजिए, यह तो अवमानना है। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई, इसका जिक्र वह पार्टी कर रही है जो इन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अब इससे ज्यादा त्रासदीदायक क्या स्थिति हो सकती है? यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 11 तारीख पर इसको सुनवाई करेंगे, यानी 11 मार्च को सुनवाई होगी। लेकिन सवाल है कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस को लेकर राजनीतिक तौर पर जब बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और स्थिति यह भी आई कि इस दौर में पहली बार लोगों ने देखा कि किसी हाईकोर्ट के जस्टिस इस्तीफा देकर 48 घंटे के भीतर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और वो कयास लगने लगते हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ गई, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने 5 तारीख को इस्तीफा दिया, 7 तारीख को बीजेपी में शामिल हो गए और अब कहा जा रहा है कि हर हाल में वह चुनाव भी लड़ेंगे। अब इनकी पहचान राजनीतिक तौर पर क्या है? इन्होंने 7 हाई प्रोफाइल केसेस जो थे वो सीबीआई को सौंप दिए थे। कुछ मामलों में सीबीआई ने मांग नहीं भी की, स्टेट ने नहीं भी किया, तो भी हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिए कि यह सीबीआई को दिया जाए और तमाम डॉक्यूमेंट सीबीआई को दे दिया जाए। स्थिति तो यहां तक आई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी नजर मजबूती के साथ आए और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता चाहे चरम पर हो, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता है। तो बंगाल के भीतर के वो 7 मामलों को भी देखिए। उससे पहले देखिए कि बंगाल की राजनीति में खुद प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल गए तो उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, तो आज वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सड़क पर आना पड़ा और पैदल मार्च उनके तमाम सांसद विधायक एक साथ, यानी पूरी सरकार सड़क पर आकर विरोध करते हुई नजर आने लगी। क्यों? क्योंकि इस दौर में दिल्ली की सत्ता यानी प्रधानमंत्री की ताकत के सामने फेडरल स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है। इस दौर में मुख्यमंत्री की अपनी संवैधानिक ताकत भी कोई मायने नहीं रखती है और इसीलिए ममता बनर्जी सड़क पर चल तो रही है, लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजनीतिक गठबंधन या बीजेपी के राजनीतिक गठबंधन जो अलग अलग तरीके से इस दौर में हो रहे हैं, संदेश एक ही है, आप हमें पीएम बनाइए, हम आपको सीएम बनाएंगे और इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। लेकिन कलकत्ता की सड़कों का यह नजारा भी देखना चाहिए।
अब ममता बनर्जी सड़क पर उतरी तो जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस देश का संघीय ढांचा कैसे दिल्ली के निर्देश पर या राजनीतिक तौर पर कैसे लड़खड़ा चुका है, वह तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के उन मामलों के जरिए भी समझा जा सकता है जो उन्होंने सीबीआई को सौंपे। सवाल यह नहीं है कि वहां करप्शन हुआ था या नहीं हुआ था, सवाल था कि जो पूरा एक संघीय ढांचे का एक चेहरा होता है और राज्य की भूमिका उसमें रहनी चाहिए, वो एक झटके में गायब हो गई। मसलन शिक्षक भर्ती घोटाला, बीरभूम नरसंहार, सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी, कांग्रेस पार्षद तपन कुंडू की हत्या और चश्मदीद गवाह की मौत, स्कूल सर्विस कमीशन की नियुक्तियों का मामला, ग्रुप डी के कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति का मामला, नादिया में 14 साल की लड़की की हत्या और बलात्कार का मामला, ये अदालत में गए और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये सारे मामले सीबीआई के हवाले कर दिए। राजनीतिक तौर पर सीबीआई को अपने राज्य में आने से रोकने के लिए बकायदा कैबिनेट ने वहां निर्णय लिया और इस देश के 11 राज्यों ने सीबीआई को अपने राज्यों में घुसने से मना कर दिया। लेकिन ईडी को आप कैसे रोक सकते हैं? तो ईडी अपनी तरीके से सीबीआई के नए रोल मॉडल में आकर निकल गई, जिसने इस देश के संघीय ढांचे में राज्यों की जो ताकत थी उसे कमजोर कर दिया। और आखिरी सवाल यहीं घूमकर दोबारा आता है, क्या इस देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का पूरा पैमाना उनकी इसी ताकत पर टिका हुआ है, जिस ताकत का विरोध राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं या गैर बीजेपी शासित राज्यों के भीतर से आवाज आती है? क्या यही वो वजह है? और क्या इसी आसरे पहली बार उन्हें यह महसूस हो गया था कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम, इन तमाम राज्यों के भीतर में जो सीटें हैं उसमें अगर सहयोगियों के साथ मिलकर 100 सीटें कम हो जाएगी तो क्या होगा? और इसी के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके मातहत अलग अलग राज्यों में गठबंधन भी होते गए, पार्टियां भी टूटी, नेता भी टूटे, उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की गारंटी भी दी गई। और यह सारी परिस्थिति उस दौर में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है और 2024 का नारा है 400 पार का नारा, तो फिर डर किस बात का है? सवाल सिर्फ इतना ही है, डर किस बात का है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।